और देखिए, इजरायल ने 3 घंटे बाद अपना एयर स्पेस खोला है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ईरानी मिसाइल हमले के बाद एयर स्पेस बंद कर दिया था इजरायल ने। इमरजेंसी उड़ानों के लिए इजरायल ने अब अपना एयर स्पेस खोला है। ये बड़ी खबर है। इजरायल ने 3 घंटे के बाद अपना एयर स्पेस खोल दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है और इससे कहीं ना कहीं अब ये माना जाएगा कि तनाव जो है वो घटता हुआ नजर आ रहा है। सीधे आपको लेकर चलेंगे हम। हमारे साथ दोनों खास मेहमान आरती टिक्कू जी मौजूद हैं, अशोक सज्जनहार सर मौजूद हैं। आरती जी का रुख करते हैं। आरती जी, इससे पहले जो इजरायल की तरफ से कहा जा रहा था कि साहब युद्ध विराम का ऐलान तो हो गया है, लेकिन ईरान तो बाजी नहीं आ रहा है, वो एक के बाद एक मिसाइल दाग रहा है, और फिर हम देखते हैं कि ईरान की तरफ से बयान दिया जाता है कि ईरान ने अपने समय के मुताबिक 7:30 बजे, वो कहता है कि हम 7:30 बजे से अब युद्ध विराम का पालन कर रहे हैं। ऐसे में अब इजरायल ने अपना एयर स्पेस भी खोला है इमरजेंसी फ्लाइट्स के लिए। मतलब स्थिति थोड़ी सी सामान्य होती हुई अब यहां से नजर आ रही है। देखिए, अभी बेशक दोनों ने सीज फायर का ऐलान किया है, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये भी संकेत दिखाता है कि इजराइल के जो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी और इजराइल की जो बहुत ही मंशा थी कि रिजीम चेंज भी हो, न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक भी हो, और उनको अमेरिका की मदद लेनी पड़ी। और ये बात तो तय है कि अमेरिका के सपोर्ट के बगैर नेतन्याहू नहीं जीत सकते हैं, कोई भी जंग नहीं जीत सकते हैं। लगातार उनको अमेरिका का सपोर्ट मिल रहा है, डिफेंस में भी, इकोनॉमिकली भी, फाइनेंशियली भी और पॉलिटिकली भी। तो अभी जो ये दिख रहा है कि अगर इसमें सीज फायर लागू होता है अच्छे से और इफेक्टिव रहता है, तो ये यही दिखाता है कि इजराइल को भी कहीं ना कहीं नुकसान जो हुआ है ईरान की तरफ से, उसकी वजह से शायद रीथिंकिंग हुई होगी। उसकी वजह से शायद उन्होंने वापस ब्लैक बोर्ड पे गए होंगे कि क्या ये उनके हित में है कि नहीं। क्योंकि इजराइल के अंदर बहुत सारे लोग जो है इस जंग के खिलाफ थे, इस जंग के हक में नहीं थे। इनफैक्ट अमेरिका का अगर आप पूरा लैंडस्केप देखें, पॉलिटिकल लैंडस्केप, सारा मागा जो था वो मागा बिल्कुल अगेंस्ट था प्रेसिडेंट ट्रंप के अटैक जो उन्होंने ईरान पे किया, इसके खिलाफ था और ओपनली उन्होंने क्रिटिसाइज किया प्रेसिडेंट ट्रंप को, इसमें कोई शक नहीं है। तो जब कंट्रीज के अंदर इतने बड़ी सोसाइटीज, इतने बड़े वोट बैंक्स जो है वो ये कहे कि ये जंग सही नहीं है और ईरान को वो विक्टिम मानते हैं और इजराइल को एग्रेसर मानते हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको रीथिंकिंग करने की जरूरत थी। अगर वाकई नेतन्याहू को, मुझे लगता है कम से कम ये तो सोचना चाहिए कि इजराइल में जो नुकसान हुआ है इतने दिनों में, पिछले 10-11 दिनों में, उसकी वजह से कितनी आम जनता को भी और इजरायली मिलिट्री को भी बहुत नुकसान पहुंचा है। आप जो बात कह रही हैं, जल्दी से अशोक सज्जनहार सर से एक रिएक्शन लेंगे। सर, जिस बात का जिक्र भी आरती यहाँ पर कर रही थी कि साहब कहीं ना कहीं वो रिजेंटमेंट, वो गुस्सा, वो नाराजगी नेतन्याहू को लेकर खुद उनके देश में ही, उनके लोगों के भीतर ही वो और बढ़ेगी अब यहाँ से। सर देखिए, मैं समझता हूँ बेंजामिन नेतन्याहू हैज इमर्ज्ड एज अ हीरो। ही इज इमर्ज्ड एज अ हीरो। कैसे उन्होंने पूरी तरीके से जो ईरान के न्यूक्लियर वेपनरी है, न्यूक्लियर प्रोग्राम है, न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम है, सबको एकदम ध्वस्त कर दिया है। ठीक है, उसमें कुछ प्रश्न चिन्ह उठ सकते हैं जो क्या पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, परंतु देखिए अभी ये जाएंगे नेगोशिएटिंग टेबल पर। ऐसा नहीं है सीज फायर के बाद एवरीथिंग इज बैक टू नॉर्मल। वो नेगोशिएटिंग टेबल पर जाएंगे जो ईरान और अमेरिका के बीच में हो रहा था। और मेरे ख्याल से ईरान ऐसी स्थिति में है जो उसको ये कबूल करना पड़ेगा जो अब वो यूरेनियम एनरिचमेंट जो अमेरिका की मांग थी शुरू में, जो वो यूरेनियम एनरिचमेंट में नहीं जाएगा। और मैं समझता हूँ जो बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर ये इतना बड़ा धब्बा और दाग लगा था 7 अक्टूबर 2023 को, वो काफी हद तक इस जो उन्होंने 13 जून को उन्होंने जो ये ईरान के विरुद्ध युद्ध किया, तो उसमें वो काफी हद तक अपने को वो जो दाग है उसको धुल पाएंगे। दूसरी बात है जो अमेरिका ने यहाँ पर किया। देखिए, अमेरिका का बिल्कुल वो उनका जो मागा बेस है या जो भी है, वो अपना फॉरएवर वॉर्स के विरुद्ध है। जो आप वियतनाम में जाते हैं, आप 20 साल वहीं रह जाते हैं, वहां पर हार होकर आती है। आप अफगानिस्तान में यही होता है, इराक में यही होता है, लिबिया में यही होता है।
परंतु राष्ट्रपति ट्रंप जो वहां पर गए थे उनका बड़ा बिल्कुल सिंपल स्टेटेड ऑब्जेक्टिव था, हम जाएंगे GBU 57 से उनके जो ये न्यूक्लियर वेपन एनरिचमेंट प्लांट्स हैं उसको हम डिस्ट्रॉय करेंगे और बाहर निकल जाएंगे। वी आर नॉट गोइंग टू पुट बूट्स ऑन द ग्राउंड। हमारा कोई इरादा नहीं है जो वहां पर हम जाकर बहुत देर तक रहें, और वही उन्होंने किया। उन्होंने गए वहां पर, ईरान को पता भी नहीं चला, उनके विरुद्ध कोई हमला नहीं हुआ। उन्होंने बाहर आकर कहा जो हमारी तरफ से ये खत्म हो गया है, हमारा एक्शन खत्म हो गया है, ईरान अगर इसके विरुद्ध कोई नहीं करता है, कार्रवाई नहीं करता तो हम नहीं करेंगे। एग्जैक्टली जो भारत ने किया था 7 मई को, जो हमारा जब सर जो बात आप कह रहे हैं, मैं आरती जी के पास भी दर्शकों को लेकर चलूंगी। क्या आरती जी आपकी बात से सहमत हैं कि साहब इस पूरे सिनेरियो में जो नेतन्याहू हैं वो एक हीरो बनकर उभरे हैं और जो एम लक्ष्य लेकर इजराइल चला था वो उसने पूरी तरीके से हासिल कर लिया है? क्या ये पूरी तरीके से विन विन सिचुएशन इजराइल के लिए और ईरान की भद पिट गई है क्या? इन तमाम सवालों पर आगे आरती टिक्कू के भी हम प्रतिक्रिया लेंगे, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है और वो ये है कि इजराइल के हमले में एक और ईरानी वैज्ञानिक की मौत की पुष्टि हुई है। डॉक्टर नादा रफी पारसा इजरायली हवाई हमले में अब इनकी मौत की भी खबर सामने आ रही है। ऊर्जा संवर्धन क्षेत्र से ये जुड़े हुए थे डॉक्टर रफी पारसा। तो डॉक्टर रफी पारसा ईरानी वैज्ञानिक, इनकी भी मौत की पुष्टि हो गई है। तो नुकसान ईरान को इस लिहाज से बहुत पहुंचा है कि ईरान की जो सैन्य टॉप लीडरशिप और साथ ही साथ जो देश के बड़े वैज्ञानिक, उनका यहां पर खात्मा जरूर हुआ है इजराइल ने जिस तरीके से हमले ईरान पर दागे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।